ठीक है। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम चैप्टर के ना पहले पेज पे वापसी कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक मैं क्या कर रहा था बेटा, बिल्कुल लास्ट से शुरू किया था मैंने, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, उससे पहले टॉपिक था कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बेटा बिल्कुल फ्रंट पेज पे पहले पेज पे वापसी कर चुके हैं, ठीक है। ओ, कभी ना इस चैप्टर 9 का नाम ना बिजनेस फाइनेंस होता था, जब मतलब ये समझ लो 2010 के आसपास, जब मेरे एग्जाम हुआ करते थे, तब इस चैप्टर का नाम था बिजनेस फाइनेंस। फिर इस चैप्टर का नाम बदल के 3 साल के बाद 2013 में इसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया गया, ठीक है जी। समझ सब कुछ आ जाएगा, क्या बिजनेस फाइनेंस था, क्या क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया। चलो पहले तो यही मुद्दे दोनों टच कर लेते हैं। सबसे पहले यही मेरी प्रायोरिटी है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। इधर देखना, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है बाबू? हिंदी में बोलो तो बिजनेस में लगा हुआ पैसा, यही होता है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। जो पैसा बिजनेस में चाहिए बेटा, उसे ही को बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। और बेटा ऐसा बोला जाता है, ये बात शायद आपने 11th में भी सुनी हो किसी ना किसी से, फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस। बेटा पैसे के बिना बिजनेस में कुछ भी नहीं है। अगर एक इंसान सोचे ना मुझे बिजनेस की शुरुआत करनी है, या कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी करनी है छोटी से छोटी बिजनेस से रिलेटेड, सर बिना फाइनेंस के नहीं हो सकती। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट, टू डाइवर्सिफाई। इवन बेटा अगर कोई सोचे ना नहीं यार मुझे तो सोसाइटी का भला करना है, तो सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। ये मत सोचना भला बिना पैसों के हो जाएगा। आज आप प्लास्टिक बैग में सामान देते हो अपने कस्टमर को, 1 रुपए की कॉस्ट करता है आपको। बेटा अगर आप सोचोगे ना पेपर बैग दे दो तो वो 10 रुपए की कॉस्ट करता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए मुझे लगता है और ज्यादा पैसा चाहिए। तो बेटा क्योंकि बिजनेस की एक सिंगल एक्टिविटी भी बिना पैसे के हो ही नहीं सकती, इसलिए फाइनेंस को बोला गया लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस। समझ में आती है क्या है बिजनेस फाइनेंस? बस इतनी सी बात है और कुछ। क्लियर? बढ़ाऊं बात को आगे? बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाबू है बहुत सिंपल टॉपिक, पहले कुछ बातें मैं हिंदी में बोलूंगा, फिर बेटा धीरे धीरे से को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। देखो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों का मैनेजमेंट। और एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है जो हर हर बार बोलता हूं इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम। बेटा हमारे सबके अंदर जितने यहां लोग बैठे हुए हैं ना, सबके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर बैठा है। कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है जी, पैसे का मैनेजमेंट कैसे होता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। हम इतने पक्के हैं, ऐसी ऐसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां बेटा हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद आ जाता है, ठीक है ना। किसी को सीखने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर बात तो आने दो पैसे की। और ये बात मैं प्रूव कर देता हूँ, चैप्टर खत्म होते होते प्रूव हो जाता है कि सबके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर बैठा है। देख लेना आज ही हो जाएगी आधी बातें तो प्रूव, ठीक है जी, दिखाऊंगा आपको। चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है भैया? पैसे का मैनेजमेंट है। अब पैसे का मैनेजमेंट ना सर दो ही तरीके से हो सकता है। अच्छी जगह से पैसा लो, अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दो। सर मुझे लगता है यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बाबू। अच्छी जगह मतलब ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करना, और बेटा अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना मतलब ऑप्टिमल यूसेज करना। यानी कि अगर आप चाह रहे हो ना पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, तो बेटा अच्छी जगह से पैसा लो, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो। मतलब ऑप्टिमली प्रोक्योर करो और ऑप्टिमली इन्वेस्ट करो या ऑप्टिमली यूसेज करो पैसे का। एंड फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा अगर आप अच्छी जगह से पैसा लेने की सोच रहे हो ना, तो जहां जहां से भी पैसा आपको मिल सकता है ना, पहले सब लिख लो एक कागज पे कि मुझे रिटेन अर्निंग इतना पैसा दे सकता है, मुझे डिवेंचर इतना पैसा दे सकता है, मुझे इक्विटी प्रेफरेंस इतना पैसा दे सकता है, कॉमर्शियल पेपर पब्लिक डिपॉजिट इतना पैसा दे सकता है। सर अच्छी जगह से पैसा लेने जा रहे हो, जहां से भी पैसा मिल सकता है सब लिख दो और उनको कंपेयर कर दो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट।
याद है जब मैं टेबल बनाता था, मैं 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस लिखता था, पहला कॉस्ट लिखता था, दूसरा रिस्क, तीसरा फ्लोटेशन कॉस्ट। याद है ना, 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने भी बोर्ड पर टेबल की फॉर्म में बताए हैं। सर जो जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस से जब मैं पैसा लेने जा रहा हूं, जो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे कम कॉस्ट पे पैसा देगा, सबसे कम रिस्क पे पैसा देगा, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट पे पैसा लेगा, वहां से पैसा उठा लो बेटा, ये ऑप्टिमल प्रोक्योर करोगे आप पैसा। समझ में आ रहा है कैसे होगा ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट? जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस की सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम रिस्क, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट, वहां से पैसा लेना, ऑप्टिमली प्रोक्योर करना है। ठीक है जी। तो बेटा ऑप्टिमली इन्वेस्ट करना क्या चीज है बेटा? हर वो जगह ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट है, ऑप्टिमल यूसेज है, वेयर रिटर्न्स एक्सीड्स द कॉस्ट। मान लो जब मैंने ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करा तो वो डिवेंचर से करा, मेरे केस में डिवेंचर ही ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का सोर्स था, और बेटा इसकी कॉस्ट थी मान लो 12%। 12% डिवेंचर से मैंने पैसे लिए। बेटा ऑप्टिमल यूसेज, हर वो जगह ऑप्टिमल यूसेज होगी जहां पर मेरी रिटर्न 12% से ज्यादा हो। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना कि 12% से ज्यादा ही कमाओ, तो मैं मानूंगा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, पैसे का मैनेजमेंट आता है। क्लियर है? समझ में आती है बात? पैसों का मैनेजमेंट क्या होगा? अच्छी जगह से पैसा लो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल यूसेज। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट क्या करना है? डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज आर आइडेंटिफाइड, कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। जिसकी सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम रिस्क, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट, उठा लो वहां से पैसा और इन्वेस्ट करना है बेटा वेयर रिटर्न्स एक्सीड्स द कॉस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बेटा बात? बाबू इसके ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लो जी बेटा, इसके ऊपर भी पीएचडी करो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है, जबकि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दो हैं मेरे पास। ठीक है जी, आराम से सुनना इसको, क्योंकि यहां पर भैया मेरी बनती नहीं है, 2-4 टीचर से वो गलत पढ़ाते रहते हैं, और ये मैंने बुक से भी प्रूव किया हुआ है। एपीसी अगर याद आ जाए आपको तो दोबारा, नहीं आएगा तो इस बार भी याद आ जाएगा। बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। और बेटा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बेटा दो हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लो पुत्र आराम से समझते हैं इसको, क्या मतलब है इन दोनों चीजों का। बेटा हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। बेटा बहुत सारे टीचर यहां पर बोलते हैं भैया ईपीएस मैक्सिमाइज करना। बेटा वेल्थ का दूर दूर तक ईपीएस से कोई रिश्ता नाता नहीं, ठीक है ना? हाँ इसका जरूर रिश्ता नाता है, ईपीएस मैक्सिमाइज करना इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट द प्राइमरी वन। तो बेटा प्राइमरी क्या चीज है? ईपीएस अब सब समझते हैं, अर्निंग पर शेयर, कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने तो बहुत डिटेल चर्चा करी है भैया इस पे। 3 दिन हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के ही टॉपिक पे रहे हैं, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। ठीक है ना सर? वेल्थ क्या चीज होती है, थोड़ा सा इस चीज को समझना। 1 मिनट मेरी तरफ देख रहे हैं सब बेटा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए टॉपिक, क्योंकि कंफर्म है यहां से क्वेश्चन। बाबू अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं मैंने ना रिलायंस के 10 शेयर खरीदे 2500 रुपए के दाम पर, तो बेटा मैं यही तो बोलूंगा रिलायंस में मेरी वेल्थ 25,000 रुपए लगी हुई है। वेल्थ सिंपली मींस कैपिटल, ये तो बोलूंगा। यानी कि बेटा वेल्थ दो चीजों से मिलकर बनती है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस। व्हाट डू यू मीन बाय एमपीएस? एमपीएस मींस मार्केट प्राइस पर शेयर, कि शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। समझ में आती है बेटा बात? मैं यही तो बोलूंगा, अगर मैंने 10 शेयर आज 2500 के दाम पर रिलायंस के खरीद लिए, तो बेटा 25,000 रुपए मैंने वेल्थ इन्वेस्ट कर दी रिलायंस में। ऐसे ही तो बोलूंगा कितनी वेल्थ लगी है, कितनी कैपिटल लगी है। सर कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है आपकी वेल्थ को बढ़ाना।
और वेल्थ कैसे बढ़ती है? देखो बेटा, अगर कंपनी आज अपने फाइनेंशियली अच्छे डिसीजंस लेने शुरू कर दे, तो बड़े डिसीजंस लेने शुरू कर दे, तो बेटा विदाउट एनी डाउट शेयर मार्केट में आपके शेयर की डिमांड बहुत हो जाएगी। और डिमांड हो जाएगी, सप्लाई नहीं होगी, तो बेटा ये मार्केट प्राइस भागने लगेगा। देखो शेयर तो अंडे देने से रहे, आपने 10 खरीदे या 10 ही रहेंगे। तो वेल्थ कैसे बढ़ा सकती है कंपनी? शेयर तो अंडे देने से रहे, 10 है 10 ही रहेंगे। सर वेल्थ बढ़ सकती है मार्केट प्राइस बढ़ाकर। और कंपनी मार्केट प्राइस बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है? सर अच्छे डिसीजंस लो ना, आपके फाइनेंशियल्स में दिखने चाहिए ना आपके डिसीजन। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया, कंपनी का प्रॉफिट 5,000 करोड़, इस क्वार्टर का प्रॉफिट आया, कंपनी का प्रॉफिट 6,000 करोड़। सर कैसे नहीं बढ़ेगी आपके शेयर की डिमांड? जब आप फाइनेंशियली अच्छे डिसीजंस लोगे, भैया सारी जनता पड़ती है वो क्वार्टरली रिजल्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली। जैसे वो देखते हैं ओहो कंपनी ने प्रॉफिट क्या करा, 20% बढ़ा दिया एक ही क्वार्टर में, सर कैसे नहीं भागेंगे लोग आपके शेयर के पीछे? डिमांड क्रिएट होगी, सप्लाई नहीं होगी आपके शेयर की, सर शेयर का दाम बढ़ना तय है। जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ेगा, मान लो ये 25 होगा 27 हो गया, अभी आज की बात बताऊं, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, ठीक है ना? वैसे मैं एग्जांपल देता रहता हूं, आईआरसीटीसी, ठीक है, आईआरसीटीसी शेयर सब सुनते हैं, मेरे से मुंह से तो बहुत ही बार सुना होगा, ठीक है ना? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ, सुना है, बहुत बार सुना है, ठीक है ना? जितना भी कैटरिंग चलती है इंडियन रेलवे पे आईआरसीटीसी करता है बेटा। 780 रुपए का शेयर था, कल बंद हुआ था, मतलब सैटरडे फ्राइडे को, ठीक है ना? आज खुला है, अभी पता कितना दाम चल रहा है? मैं अभी देख रहा था बाहर खड़े होके, 883। एक दिन में 103 रुपए भाग गया, एक दिन में। सर अच्छे डिसीजंस लोगे, कैसे एमपीएस नहीं बढ़ेगा? और एमपीएस बढ़ेगा तो सर शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। यही तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। यानी कि इनडायरेक्टली एक बात बोल देता हूं बेटा, और ये बात दिमाग में टिका लेना, शेयर होल्डर की वेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एमपीएस। इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं आता है ईपीएस से, नहीं। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है बेटा? समझ में आती है क्या बात बोल रहा हूं? पक्का से क्लियर है? ठीक है, लेवल थोड़ा सा ठीक चलता है इस चैप्टर का, ठीक है? तो दिमाग खुले रखो अपने, ठीक है जी। सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव 2 है, पहला बता दिया ईपीएस मैक्सिमाइज करना, मेरी चर्चा इस पे नहीं है भैया, मैंने बहुत कुछ बोला, इस पर आ जाओ जी। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये काम की बात है बेटा, ढंग से सुनना बाबू। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक सिचुएशन में डालता हूं बेटा, मुझे बताना है वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी है खराब। मान लो बेटा आपको ना एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है, और उसके लिए आपको 1 CR की रिक्वायरमेंट है, आपके पास अपने 40 लाख है, आप बैंक के पास गए, बैंक ने कहा भाई जितना तू अपने आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है मैं भी उतना ही करूंगा, मैं भी 40 लाख कर दूंगा। यानी कि करोड़ रुपए आपको चाहिए, आपके पास अरेंज सब कुछ करके 80 लाख ही हो रहा है। सर आप अच्छे सिचुएशन में हो, खराब सिचुएशन में? खराब सिचुएशन में, प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर पाओगे, करोड़ चाहिए 80 लाख है मेरे, ठीक है? अच्छा रिवर्स कर दो, मैं कहता हूं बेटा आपको आइडिया था कि मेरे प्रोजेक्ट में करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है? आपने करोड़ रुपए अरेंज कर दिए, कुछ लोन से कुछ अपने, 50 लाख अपने डाल दिए, 50 लाख लोन, और बाद में पता लगा लगे 80 ही लाख। अब आप बढ़िया सिचुएशन में, खराब? सर अनपढ़ों को ये लगता है कि आप बहुत बढ़िया सिचुएशन में हो, चलो बढ़िया हुआ 20 लाख बच गए, ठीक है? लेकिन बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। सुन लो ढंग से मैं क्या बोल रहा हूं स्टेटमेंट, एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। बेटा अगर मैं एक्सेस फंडिंग उठा चुका हूं ना, जिससे मैं करोड़ उठा चुका हूं, 80 लाख चाहिए थे, इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग, ये उतना ही खराब है जितना पहली सिचुएशन खराब थी। पहली सिचुएशन में करोड़ चाहिए था, 80 लाख ही मिल रहे थे, खराब थी ना? सर एक्सेस फंडिंग ले लेना भी उतना ही खराब है। क्यों बेटा? ये अब होगा क्या, बड़ी सीधी सी बात है, मैं लोन ले चुका हूं, इन्वेस्ट हुए नहीं है, अननेसेसरी ये लोन अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती रहेगी अमाउंट, और मेरी अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाती रहेगी। भाई बैंक को तो ब्याज देना ही पड़ेगा ना, बैंक तो मेरा मामा चाचा नहीं लगता
तो कह देगा नहीं नहीं आपने यूज नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्याज मत दो, ऐसे बैंक तो ब्याज लेगा ही ना। तो बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं कोई एक्सेस फंडिंग उठा भी चुका हूं, इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है उसको एफिशिएंटली यूज कराना, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कराना वेयर रिटर्न एटलीस्ट एक्सीड्स द कॉस्ट। ये क्या कराएगी, अगर मैंने वो लोन 10% पे उठाया है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं उस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करा देगी, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करा देगी कि 10 से ज्यादा ही कमा लो, 10:30 पौने 11 11 कुछ तो आ जाए कि कॉस्ट निकलती रहे मेरी, ठीक है ना, ताकि फंड ऐसे ही अननेसेसरली मेरी कॉस्ट ना बढ़ाते रहे, वो बैंक लोन मेरी कॉस्ट ना बढ़ाता रहे, अननेसेसरी पड़ा रहा है बिजनेस में आइडल और मेरी कॉस्ट बढ़ाई जा रहा है। समझ में आती है बेटा बात, क्लियर है ये टॉपिक, अब देख लो बेटा बहुत अच्छे से, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ सोचा कि अच्छे से क्लियर करूं, ठीक है, बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी बाबू। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है यहां से कुछ आना चाहिए, 1 मार्क कोई क्वेश्चन आ गया तो ठीक, नहीं आया तो वो भी ठीक, ठीक है जी। अब एक बड़े क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है ना बाबू। हर फाइनेंशियल मैनेजर को, हर फाइनेंस मैनेजर को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना फाइनेंस मैनेजर, समझते हो ना, हम मिडिल लेवल की पे बहुत सारे मैनेजर्स पढ़ते हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है फाइनेंस मैनेजर होना। बेटा एक फाइनेंस मैनेजर ना अपनी जिंदगी में 3 फाइनेंशियल डिसीजन जरूर लेता है, 3 डिसीजन उसको लेने ही पड़ते हैं, कोई फाइनेंस मैनेजर बन जाओ, ठीक है बेटा। पहले डिसीजन का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे डिसीजन का नाम है फाइनेंस डिसीजन, तीसरे का नाम है डिविडेंड डिसीजन। बेटा अब एक बात और, पेपर में ना कई बार टॉपिक ने पूछा होता है फाइनेंशियल डिसीजंस, बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, उसे पढ़ रहा होता है फाइनेंस डिसीजन। बेटा फाइनेंशियल डिसीजन 3 हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड। तो आंखें खोलकर पढ़ना पेशेंस के साथ, ओवर एक्साइटमेंट नहीं, ठीक है। फाइनेंस डिसीजन एक ही बात है, फाइनेंशियल डिसीजन 3 बातों से मिलकर, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन हर फाइनेंस मैनेजर लेता है, तीनों के तीनों डिसीजन हर फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं, उसकी कुर्सी ऐसी है, ठीक है। और मैं क्या बोल चुका हूं, सबके अंदर फाइनेंस मैनेजर है भैया, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा, तुम्हारे को ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहां पैसा तुम्हारे पास आ जाए, देखना कैसे तुम फाइनेंस मैनेजर हो, कितने अच्छे हो, कोई डिग्री की जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है जी। चलो खैर शुरुआत करते हैं बेटा। बाबू पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है बाबू। तीनों के फैक्टर अफेक्टिंग मेरे कोर्स में है, ठीक है, और 3 में से एक का आना 100% श्योर है, 100%, इन तीनों में से एक कंफर्म आएगा, ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों में से एक जरूर आएगा, जो पहले तीनों के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ चुका हूं, पढ़े हैं ना मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, उन तीनों में से एक कंफर्म, इन तीनों में से एक कंफर्म, ठीक है जी। मेरे टाइम में चैप्टर 12 नंबर का होता था, क्योंकि 100 नंबर के 100 नंबर का पेपर लिखते थे हम, प्रैक्टिकल नहीं होता था 20 नंबर का, तो 12 नंबर का क्वेश्चन होता था, हमें पता 6 तैयारी कर लो भैया, फैक्टर अफेक्टिंग 6 लिखने ही लिखने, ठीक है। तुम 10 की तैयारी रखो, तुम्हें लिखने ही लिखने, ठीक है जी। 6 3 1 हो सकता है, 5 4 1 हो सकता है, 4 4 1 1 हो सकता है, कुछ भी हो, 10 नंबर कन्फर्म है लगभग लगभग इस चैप्टर, ठीक है जी। बाबू इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुरुआत कैसे करनी है अब ये सुन लो बेटा। आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ा बहुत रह सकता है, ठीक है ना, कल हम फाइनेंस डिसीजन पढ़ेंगे, फिर डिविडेंड डिसीजन। बेटा जब भी हमें किसी भी डिसीजन के बारे में लिखना है तो सबसे पहले 2 बातें इंट्रो में लिखनी है, कम से कम 2 बातें, और फिर इनके फैक्टर अफेक्टिंग शुरू होते हैं। तो आज मैं इसकी पहले 2 बातें बोलूंगा, इंट्रो की, फिर फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे ही कल इसकी 2 बातें, फिर फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे ही बेटा परसों चैप्टर का भोग डालेंगे, ठीक है जी। और थर्सडे हम टेस्ट लेंगे उन 3 चैप्टर का जो पेंडिंग है। यार मैंने कहा बता दो ना, ऐसे मुझे कभी कभी कुछ कुछ चीजें याद आती रहती है। थर्सडे को, फ्राइडे डन, फ्राइडे डन। मैं इतनी तो मैं भी बहस नहीं करता भैया, मैं भी बच्चों के साथ कोऑपरेट ही कर रहा हूँ, ठीक है। फ्राइडे डन है, क्या क्या याद है, अभी तो याद ही नहीं होगा, फाइनेंशियल मार्केट ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ठीक है जी। चलो
बस बेटा बाबू, बस बस बस, मेरे पास कसम से डिस्टर्बेंस का टाइम नहीं है। क्योंकि ये समझो 15 अक्टूबर को मैंने बैच शुरू किया था, आज मैं बैठा हुआ सोच रहा था 15 दिसंबर निकल गई, चौथा चैप्टर नहीं खत्म होने को आ रहा, 8 हो रहे हैं। मुझे टेंशन सी हुई, फिर मैंने कहा यार एक दिन संडे ना 4 घंटे का बैच लूंगा। फिर मेरी टेंशन उतर गई, मैंने कहा फिर बच्चों को भी टेंशन, ठीक है ना। तो वो है, तो वो तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कभी टेंशन मेरे ऊपर कभी तुम्हारे ऊपर। जिस दिन मेरे ऊपर ज्यादा होगी मैं संडे बिठा लूंगा तुम्हें 4 घंटे के लिए, तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, देख लेंगे फिर क्या होगा। चलो ठीक है। अरे छोड़ो बाबू छोड़ो, बात ही नहीं करनी तुमसे, निकम्मे कहीं के हो तुम। लो मैं ही तरह देखो तुम बाबू, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की 2 इंट्रोडक्शन की बातें सुनने की कोशिश करो। मैं ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन आपसे बाबू। फर्म है एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है ना। कुछ कह सकते हो बेटा 12 से 15 लाख करोड़ की कंपनी, वो शेयर के अप डाउन के हिसाब से एक टाइम पर 15 लाख करोड़ की कंपनी हो गई थी, ठीक है। तो वो इसके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत तगड़े रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये इन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना चाहती है। मुझे बस एक बात सोच के बताओ, इसके रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे या वो जगहें कम पड़ जाएंगी जहां ये रिसोर्सेस को इन्वेस्ट कर सकती है? एक जगह तो कम है, रिसोर्सेस कम होते हैं किसी भी फर्म के पास, या वो जगहें कम होती है जहां इन रिसोर्सेस को इन्वेस्ट किया जा सकता है। सर हमेशा रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, चाहे रिलायंस हो, ठीक है ना। मैं बेटा अगर रिसोर्सेस इन्वेस्ट करने की जगह बतानी शुरू करो ना, तो बेटा वाट लग जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर, जितनी मर्जी बड़ी फर्म। आप ये बताओ कि रिसोर्सेज को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। सर पता है आपको इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड है? पता है कितने लाख करोड़ रुपए महीने के इकट्ठे करते हैं? पहली जगह जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सर इतनी सारी और कंपनियां, उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इतनी कंपनीज के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, रियल एस्टेट में कर सकते हो। ज्यादा दौड़ने सिर्फ रियल एस्टेट पे आ जाओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। बेटा सहारनपुर की कोई एक कॉलोनी उठाकर देख लो, कोई भी एक, लेट सपोज कोई भी आवास विकास दिल्ली रोड का एरिया, ठीक है, पोर्श इलाका, पता है कितने रुपए गज है? 80,000 रुपए का एक गज है। ऐसे ही है मेरा ख्याल, मेरी नॉलेज अगर ठीक ठाक है, 80,000 या लाख रुपए का एक गज है। 100 गज लेने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, और 15 लाख 1 करोड़ है, एक शहर भी नहीं खरीद सकता रिलायंस। समझ में आ रहा है? तो रिसोर्सेज आपके बहुत कम पड़ जाएंगे बेटा, वो जगहें कभी खत्म नहीं होंगी जहां इन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जा सकता है। डाइजेस्ट हो रही है बात जो मैं बोल रहा हूं? वो जगहें कभी खत्म नहीं हो सकती बेटा जहां रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जा सकता है, आपके रिसोर्सेज ही कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बाबू मैं इस लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं, firms resources are always scarce in comparison to the usage to which they can put। बेटा फर्म के ही रिसोर्सेस कार्स पड़ जाएंगे, वो जगहें कभी कम नहीं हो सकती जहां इन रिसोर्सेस को इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो हर फर्म क्या चाहेगी बेटा, जब हर फर्म के पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कमी है, तो हर फर्म चाहती है उन स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे कि मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न जनरेट हो, मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न। सर अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और वो स्कार्स रिसोर्सेज है, तो मैं चाहूंगा ना इसको बेस्ट टू बेस्ट यूज करूं, मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करूं इस 10 लाख से। तो रिसोर्सेस सबके पास ही कम है बेटा, हर हर फाइनेंस मैनेजर चाहता है बेटा कि वो इन रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छी से अच्छी जगह इन्वेस्ट करके मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न जनरेट करे। समझ आती है बेटा अभी तक जो बात बोली? ये एक बात पूरी हो गई मेरी। फर्म्स रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन कंपैरिजन टू द यूसेज टू व्हिच दे कैन पुट। सो हर फर्म क्या चाहेगी, स्कार्स रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न जनरेट करने लायक बना दे, एक बात। दूसरी बात बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके के होते हैं। अब ये बहुत काम की चर्चा शुरू हो चुकी है बेटा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर सुनते जाना आराम से बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसे हम बिजनेस स्टडीज की भाषा में बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। फिर मैं वो भाषा भी बताऊंगा जो आप अकाउंट्स में बोलते हो। और बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको हम बेटा बोलते हैं प्यार से अकाउंट्स में, बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो, अगर मेरे को सिर्फ वही भाषा बोलनी हो अकाउंट्स की तो बेटा मैं बड़े सीधी सीधी सी बात बोल देता हूं। इसका मतलब होता है कैपेक्स में इन्वेस्ट करना। कैपेक्स तो सब समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्टकट है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना, यानी कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जो बेटा 1 साल के बाद रिटर्न देने वाली है आपको, ठीक है ना। बैलेंस शीट में एसेट साइड वाला पोर्शन ढूंढना शुरू कर दो, फिक्स एसेट्स वाला, नॉन करंट एसेट्स वाला पोर्शन, सब कैपेक्स है बेटा, ठीक है जी। बाबू मैं बड़ी सीधी सी बात बोलता हूं, मेरा ख्याल अगर आपको अकाउंट्स की भाषा से समझ में आता है तो भैया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सबने बनाई होगी। सर फर्म दो ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती है, एक ये जगह और एक ये जगह, और कहीं खर्चा नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, इसमें से नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना। और बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, ये बेटा करंट एसेट्स और डे टू डे खर्चों में इन्वेस्ट करना। समझ में आती है बेटा बात, ठीक है। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बेटा मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे रहा हूं। अगर मैं करंट एसेट्स या डे टू डे खर्चों में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बेटा मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है, यानी कि बेटा ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैं मेरी करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना, मेरे डे टू डे खर्चों में इन्वेस्ट करना, ठीक है जी। जबकि बेटा ये क्या है, ये बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना, कैपेक्स में इन्वेस्ट करना, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जो 1 साल के बाद रिटर्न देती है। अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर है पक्का से बाबू। अब एक बार ना नोट्स उठा लो, एक चीज मुझे नोट्स से दिखवानी है आपको, फिर बढ़ाएंगे बात को आगे। नोट्स उठा लिया सबने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना आराम से आप एक टॉपिक देखो, टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा फैक्टर अफेक्टिंग, पढ़कर बताओ क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं लिखा फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देख लो एक बार तसल्ली से, मैं हमेशा दिखाता हूं ये चीज क्योंकि बच्चा बाद में बहुत तंग करता है मुझे। देख लो भैया अच्छे से क्या लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ बाबू। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जब किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है जो 1 साल के बाद कमाई देगी। बेटा मेरे कोर्स में ना फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, यानी कि ये पोर्शन है ही नहीं, और टीचर पढ़ते होते हैं इसको बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, जोर के साथ, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो दोनों से मिलकर बना है, मेरे कोर्स में ये है सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देख पा रहे हो ना अच्छे से चीज को, ठीक है। और बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अगर हिंदी में सोचूं तो इसका मतलब सीधा सीधा से ये है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जब किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करना है जो 1 साल के बाद कमाई देगी, ठीक है ना। और एक बात यहां और बोलना चाहूंगा क्योंकि ना मजा नहीं आएगा अगर वो बात बोलूंगा नहीं। देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको किसी भी फर्म की एक बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करूं ना, अगर इस बैलेंस शीट का टोटल 100 है तो बेटा यकीन मानना नॉन करंट एसेट्स में ना 70 से 75 रुपए लगे होंगे, या सिर्फ 25 से 30 रुपए होंगे करंट एसेट्स में। अरे आप तो एनुअल रिपोर्ट अब ढूंढ रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, देख लेना किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मेरा ख्याल आपने महसूस भी कर लिया होगा, इतना पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना लिया, उसमें इतनी बैलेंस शीट बना ली, तो बाबू 100 में से 70 से 75 रुपए यही होते हैं। यानी कि बेटा खाली ये मत सोचो कि मैं एक ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं जो 1 साल के बाद कमाई देगी, ये भी सोचो मैं एक ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं जहां मेरे सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फंड ब्लॉक्ड होंगे, ना मेरे 100 रुपए में से 70 से 75 पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो बेटा बड़ा सोच समझ के लेना ऐसा डिसीजन। क्यों कह रहा हूं सोच समझ के लेना, एक तो 1 साल के बाद कमाई देगा, एक सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा बिजनेस का, 70 से 75% पैसा बिजनेस का चला जाएगा।
और 1 साल के बाद आएगा, तो सोच के नहीं लेना चाहिए ऐसा डिसीजन। अब क्या क्या सोच के लेना चाहिए वो लिखा हुआ है नीचे, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या क्या सोच के लेना चाहिए सर, ये चैप्टर मेरे को लगता है मेरी सबसे तगड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना भैया, मैंने बहुत हाई लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, सीए फाइनल तक पर है। ठीक है, सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट होता है, अभी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आ जाओ आईपीसीसी में सीए इंटरमीडिएट करो, वहां एक पूरा सब्जेक्ट है। और फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, इसका भी नेक्स्ट वर्जन। चलो जी बाबू, अब मेरे को क्या क्या सोचना है जब किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है जो 70 से 75% पैसे ले जाएगा, जो 1 साल के बाद कमाई देगा। अब क्या क्या सोचो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सर सबसे पहली बात जो आप सोचते हो वो लिखा हुआ है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात जो आपको सोचनी है वो यही सोचनी है बेटा, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपके घर पर आए, आपका कोई बिजनेस पार्टनर, और कहे कि यार एक लैंड खरीदनी है या एक फ्लैट खरीदना है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में लैंड और फ्लैट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, 1 साल के बाद कमाई देगी और अमाउंट भी बड़ी ठीक ठाक होगी। आप क्या पूछोगे पहला क्वेश्चन, फटाफट बताओ क्या पूछोगे, कितने की है? मैंने थोड़ी बताया, फाइनेंस में तो सबके अंदर है, मैंने कहा था ना। यही तो करोगे पहला क्वेश्चन, भाई बता कितने की है, कितने लगेंगे, और क्या उम्मीद है, क्या कमा के दे देगा मुझे, यही करोगे ना। तो सर यही लिखा हुआ है। पहली बात क्या लिखी हुई है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यही पूछोगे कि कितना कैश फ्लो लगने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने साल के बाद हम बेच देंगे, और क्या एक्सपेक्टेशन है कितना कमा लेंगे जब तक ये लैंड हमारे पास रहेगी या जब तक ये फ्लैट हमारे पास रहेगी। ठीक है जी। और मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं हमेशा इस चीज को समझाने के लिए। तो समझते हैं सर, ये इन्वेस्टमेंट आज होगी 0 टाइम पीरियड में, और बेटा ये इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए की है। मान लो ये फ्लैट की कीमत, ये लैंड की कीमत 1 CR है, 100 लाख मैंने लिख दिया। ठीक है जी। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको 5 साल के बाद बेचेंगे, लेकिन खाली 5 साल तक ये फ्लैट हम खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तब भी कमाएंगे, हम रेंटल इनकम कमाएंगे। ठीक है जी। हमने डिसाइड किया कि हम इसको रेंट पर देंगे किसी एक पर्सन को, ठीक है ना, जो हमारे को अप्रोक्सीमेट इनकम जनरेट करके देगा 4,80,000 रुपए, मतलब 40,000 रुपए महीना। ठीक है जी। 4,80,000 हमें मिलता रहेगा, लेकिन ये डिसाइड हुआ टेनेंट से कि प्रॉपर्टी की जितनी भी मेंटेनेंस है या सोसाइटी का जितना भी खर्चा है वो आप ही दोगे। और सोसाइटी हर साल मुझसे 80,000 रुपए महीने के लेती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है जी, जहां कहीं भी वो फ्लैट है, सोसाइटी का खर्चा है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 80,000 मेरी जेब से जाएगा, 480 आएगा, मतलब 4 लाख तो आएगा ना हजार। ठीक है जी। हमने 5 साल तक बेटा इसको यही रेंट पर चढ़ाया, और हम 4 लाख रुपए 5 साल तक कमाते रहे। और 5 साल के बाद हमने इसको बेटा बेच दिया 1,20,20,00,000 रुपए का। हमारी एक्सपेक्टेशन है इतनी रिटर्न आनी चाहिए, 1,20,20,00,000 का ये बिक जाना चाहिए। ये क्या कहता है, सुन लो। कहता है जब भी आप किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो जो मुझे लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगी, और पता नहीं बेटा 1 साल के बाद कब, कितने साल बाद ही रिटर्न आएगी, तो बेटा सबसे पहली चीज जो आपको कंसीडर करनी है वो है बेटा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। और कैश फ्लो से मतलब दोनों फ्लो से है बेटा, मस्ट कंसीडर योर इनफ्लोज एंड ऑल्सो कंसीडर योर आउटफ्लोज। दोनों चीजें कंसीडर कर लो, और बेटा इस अमाउंट को केयरफुली एनालाइज कर लो ताकि आप डिसीजन ले पाओ इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अच्छा आपके हिसाब से अभी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं? ठीक है ना, करना है कि नहीं करना है? पता है क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि बेटा आप इंटेंशनली ये कैलकुलेशन देख रहे हो कि इनफ्लोज ज्यादा है, कैश इनफ्लोज ज्यादा है कैश आउटफ्लोज से, वो भी यही कहना चाह रहा है। और अगर मैं कहूं बेटा ये 80 लाख रुपए आएंगे तो करूंगा ना करूं? अब आप ये कहोगे 1 करोड़ गए, 1 करोड़ आ गए, 20 लाख रेंट के आ गए, कुछ कह सकते हैं कर लो भैया, 5 साल बिरहान्वित हो गए, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों करोगे आप इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट में जहां बराबर छूटो और 5 साल बर्बाद हो जाए? नहीं करोगे ना ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट। तो बेटा ये अमाउंट सबसे पहले केयरफुली एनालाइज कर लेना बिफोर टेकिंग एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहले कैश फ्लो ही कंसीडर करना।
ठीक है जी, बस ये हेडिंग पढ़ लो, आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।